हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है क्लास 10 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको कई पार्ट में ये चैप्टर कवर हो पाएगा। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह तक बात की है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था और उस सत्याग्रह को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और किस तरीके से वो सत्याग्रह कमजोर होता चला गया। स्टूडेंट्स, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के कमजोर होने के बाद में महात्मा गांधी ने यह सोचा कि कोई भी मूवमेंट नेशनल लेवल पर तब तक कामयाब नहीं हो सकता, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी। रॉलेट एक्ट फेल हुआ क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कमी थी और जो रीच थी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की जो पहुंच थी वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में थी, वो पूरे इंडिया को कवर नहीं कर पाया। तो हमें एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाना होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए जिसकी पहुंच पूरे इंडिया में हो, और वो तभी पॉसिबल है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी। तो कोई भी मूवमेंट चलाने से पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। तो ऐसा कैसे होगा, इसके लिए एक इशू चुना गया, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारा ब्लॉक्स दो हिस्सों में बट गया था, दो ब्लॉक्स में बट गया था। एक ब्लॉक था जर्मनी फ्रांस का ग्रुप, रसिया यूएसए वगैरह थे इसमें। दूसरा ग्रुप था जर्मनी टर्की वगैरह। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ग्रेट ब्रिटेन था और ग्रेट ब्रिटेन हमारे रिसोर्सेज को अपनी लड़ाई में यूज कर रहा था। हमारे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे वो भी ग्रेट ब्रिटेन के सोल्जर्स के साथ में उनके दुश्मनों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ टर्की था जिसके साथ पीस ट्रीटी साइन हुई थी। स्टूडेंट्स, टर्की का जो हेड था उसका नाम था खलीफा। यहां पर खिलाफत का मतलब खलीफा से है। तो टर्की के जो हेड थे वो खलीफा थे और खलीफा मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड थे। मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड थे। ये खलीफा मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड थे, मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड थे। केवल इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसके वो रिलीजियस हेड थे। तो इनकी इंसल्ट तो बर्दाश्त वो कर नहीं सकते, मुस्लिम कम्युनिटी इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि खलीफा की इंसल्ट पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की इंसल्ट है। तो जो ट्रीटी साइन हुई थी उस ट्रीटी में खलीफा का जो किंगडम है, खलीफा का जो एम्पायर है उसको डिसइंटीग्रेट किया जाना था। इनके एम्पायर का नाम था ऑटोमन एम्पायर। खलीफा का जो एम्पायर का नाम था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया जाना था, खलीफा को डिपोज किया जाना था और डेमोक्रेटिक सेटअप री इंस्टॉल किया जाना था। डेमोक्रेटिक सेटअप उसकी जगह लाया जाना था।
तो इसके में क्या होना था, नंबर 1 टू बी disintegrated. Second, Khalifa, the spiritual head of Muslims, to be deposed and democratic government to be installed. इसमें जब ये खलीफा मूवमेंट काफी चल रहा था, इन वजहों से जो खलीफा मूवमेंट काफी चला, वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा था और इंडिया में भी चल रहा था। इंडिया में इसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में, और इसका नेशन वाइड अपोज हो रहा था। ग्रेट ब्रिटेन के लिए इसका अपोज हो रहा था, क्योंकि ये ट्रीटी ग्रेट ब्रिटेन इम्पोज कर रहा था टर्की पर। तो उसके बाद में बॉम्बे में 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, और उस खिलाफत कमेटी के जो हेड थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इसके लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919 में बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। महात्मा गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें इस मूवमेंट को सपोर्ट करके मुस्लिम्स को और हिंदू को आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है, और उसके बाद में एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट चलाया जा सकता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसके लिए इसको कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट को। और इसके बाद में जो कलकत्ता का 1920 में जो सेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को एक नेशनल लेवल पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए ऑथराइज किया गया कि एक नेशनल लेवल पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया जाए। नॉन कॉपरेशन क्या था, तो इसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक में उन्होंने ये लिखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल है, वो हमारे कॉपरेशन से चल रही है। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो अपना रूल सेटअप इंडियंस के कॉपरेशन से उन्होंने किया, उसको इंडियंस के कॉपरेशन से ही वो चला पा रहे हैं। और अगर हम उनको कॉपरेट ना करें तो विद इन अ ईयर को हमको आज़ाद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनको हमें आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे कॉपरेशन से ही चीज़ें चला रहे हैं। ब्रिटिशर्स तो कम ही थे, ज़्यादातर वो जो रूल चलाते थे वो इंडियंस की मदद से ही चला रहे थे। बहुत सारे इंडियंस थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो उनको अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी, और उसी के थ्रू उनका रूल चल रहा था। तो महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम कोऑपरेट ना करें तो विद इन अ ईयर उनको हमें आज़ाद करना पड़ेगा। ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोगों ने इस बात को पसंद किया कि
कि अगर हम केवल केवल नॉन कॉपरेट केवल कॉपरेट ना करें, केवल इससे हमको आजादी मिल जाएगी, तो इसके लिए पूरे इंडिया में उनको बहुत सपोर्ट मिली। और इसके साथ साथ उन्होंने खिलाफत कमेटी और नॉन कॉपरेशन में लोगों का मूवमेंट, लोगों की सपोर्ट लेने के लिए पूरी इंडिया का टूर किए। शौकत अली, मोहम्मद अली के साथ में वो पूरी इंडिया में घूमे और सपोर्ट लोगों की मांगी, ताकि लोग एक नेशनल लेवल पर हमें एक सपोर्ट मिले और हम एक ऐसा मूवमेंट चलाएं जिस मूवमेंट के बाद में दूसरे मूवमेंट ना चलाना पड़े और हमारी इंडिया को आजादी मिल जाए। तो उसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना था। तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि ये 2 स्टेजेस में या एक से ज्यादा स्टेज में, 2 या 3 स्टेजेस में हम इसको 1 बाय 1 चलाएंगे। तो क्या करना होगा? पहली स्टेज में नॉन कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज में हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेज में हमको क्या करना है? नंबर 1, हमको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हमको टाइटल्स मिले हैं, ठीक है, जो हमको अवार्ड मिले हैं, हम उनको वापस करेंगे। तो इस सीरीज में महात्मा गांधी जी ने अपना जो उनको टाइटल मिला था कैसर हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, तो उन लोगों ने नाइटहुड की उनको मिली थी, टाइटल मिला था, उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो पहले स्टेज में क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोग अपने टाइटल्स सरेंडर करेंगे। तो पहले स्टेज में देखते हैं सरेंडर ऑफ टाइटल्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरेंडर ऑफ टाइटल्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे? बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कोर्ट्स एक्सेट्रा, इनको बायकॉट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग अपने टाइटल सरेंडर करेंगे। उसके बाद में हम बायकॉट करेंगे, बायकॉट प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आर्मी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, इन सबको हम बायकॉट करेंगे। तो जब हम उनकी सर्विसेज को यूज नहीं करेंगे तो उनकी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो वो उनके लिए इंडिया में रूल करना काफी मुश्किल हो जाएगा और फिर वो हमारी इंडिया को हमें आजाद कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम थे, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर कांग्रेस में ही कई लोगों के अलग अलग मत थे। कई लोग इसके जो तरीके हैं उनको लेकर उनके अलग अलग सोच थी, अलग अलग उनके प्रोग्राम्स थे। तो सितंबर 1920 टू दिसंबर 1920 एक टसल रही कांग्रेस में। जो लोग थे वो सभी लोग इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के फेवर में नहीं थे। फाइनली दिसंबर 1920 में एक कंप्रोमाइज हुआ कांग्रेस में और सभी लोग इस मूवमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार हुए
और उसके बाद में दिसंबर 1920 को जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी को ऑथोराइज किया गया कि वो एक नेशनल लेवल पर ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम चलाएं, नॉन कॉरप्शन मूवमेंट चलाएं इंडिया की आज़ादी के लिए, जो नॉन कॉरप्शन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन कॉरप्शन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सके और सभी लोग मिलकर इंडिया की आज़ादी के लिए सपोर्ट कर सके, इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि स्वराज को लेकर लोगों के जो सोच थी, लोगों के जो ओपिनियंस थे वो अलग अलग थे। स्वराज के सही मतलब को लोग समझ नहीं पा रहे थे और इस तरीके से इंडिया में जो प्रोग्राम फेल हुए। यहाँ पर भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लेकर हम देखेंगे कि स्वराज का जो मतलब है उसको लोगों ने सही नहीं समझा, जो मतलब स्वराज का है उसको नहीं समझा, और लोगों ने किस किस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हमारे रूरल पीपल, अर्बन पीपल, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स, सब ने किस किस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से उनके जो एस्पिरेशंस थे वो अलग अलग थे और उन एस्पिरेशंस को लेकर उनकी जो स्वराज को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट थी। तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले टाउन्स की बात करते हैं कि टाउन्स में जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो अगर हम टाउन्स मूवमेंट की बात करें मूवमेंट इन टाउन्स की बात करें तो गांधी जी उस समय तक हमारी इंडिया की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। उनकी कॉल पर हजारों लोग अपने जीवन को दान करने, अपने जीवन को भारत माता के लिए त्याग करने को तैयार हो जाते थे। महात्मा गांधी जी के कहने पर लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, कोर्स छोड़ दिए, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें की। जैसे जैसा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में बताया, लोगों ने उस तरीके से उनकी बात को माना और नॉन कॉरपोरेशन का जो मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स left government schools and colleges. जो सेकंड टीचर्स, हेडमास्टर्स, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। महात्मा गांधी जी की कॉल पर उन्होंने इसको बाइकआउट किया कि वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो स्कूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं पढ़ाएंगे। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स
resigned from their services. Third, lawyers quit their legal practices. जो लॉयर्स थे उन्होंने भी बाइकआउट किया, उन्होंने भी जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो कोर्ट्स थे उनको बाइकआउट किया। उसके बाद में काउंसिल इलेक्शन को भी बाइकआउट किया गया। काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट किया गया। काउंसिल इलेक्शंस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद में काउंसिल इलेक्शंस होने थे, तो उन काउंसिल इलेक्शंस को गवर्नमेंट कांग्रेस उनको बाइकआउट कर रही थी, क्योंकि वो भी अंग्रेजों की ही एक इंस्टीट्यूट था जिसमें जिसमें जो कोर्ट है वो भी जो भी चीजें हैं, कोर्ट्स हैं, असेंबली हैं, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनको बाइकआउट कर रहे थे, तो इसको भी बाइकआउट किया गया। स्टूडेंट्स, इनको जो बाइकआउट कर रहे थे तो बाइकआउट के प्रोग्राम पे सब लोग एक मत नहीं थे। बहुत सारे लोग जो इलेक्शन को बाइकआउट करना चाहते थे, कई सारी पार्टी इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करना चाहती थी। तो जैसे मद्रास में एक जस्टिस पार्टी, उसने इसको बाइकआउट नहीं किया, क्योंकि वो ये मानती थी कि यही एक तरीका है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अच्छी तरीके से उनको अपोज कर सके। और ये उनके पास जो जस्टिस पार्टी मानती थी, ये उनके पास एक तरीका है जहां पर वो ऐसी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहले ब्राह्मण से पहुंच पा रहे थे, तो वो इसको बाइकआउट करने के फेवर में नहीं थे। स्टूडेंट्स, इसके साथ में जो विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जलाई गई, और लोगों ने जो भी फॉरेन मिल प्रोड्यूस गुड्स होते थे उनको बाइकआउट किया गया। ब्रिटिश जो कपड़ों को बाइकआउट किया गया, तो इंपोर्ट कम होता चला गया ब्रिटिशर्स का, उनको इससे काफी नुकसान हुआ। तो इसके बाद में देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। स्टूडेंट्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमारे इंडिया में लार्ज स्केल पर लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, ना केवल मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े, सभी इसमें इन्वॉल्व हुए। लोगों ने लार्ज स्केल में जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट किया, उसकी जगह पर जो हमारे इंडिजीनियस चीजें हैं, देसी चीजें हैं, उनका यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया। लार्ज स्केल पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लिकर शॉप्स हैं उनको पिकेट किया गया, पिकेट करने का मतलब उनके रास्ते रोक लिए गए। इस तरीके से लार्ज स्केल पर महात्मा गांधी की कॉल पर लोगों ने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व किया, इसमें जुड़ गए। स्टूडेंट्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा असर हुआ। वो क्या है, उसके क्या इफेक्ट हुए, देखते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी पर इसके क्या असर हुए, तो इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लोगों के बाइकआउट करने की वजह से, कपड़े को बाइकआउट करने की वजह से, केवल ब्रिटिश मिल प्रोड्यूस जो क्लोथ्स थे उनके बाइकआउट करने की वजह से जो इंपोर्ट है क्लोथ्स का वो बहुत कम हो गया, गिरता चला गया। और विद इन अ ईयर 1991 टू 1992 एक साल में ही इसका इंपोर्ट घटकर आधा रह गया। पहले इसका इंपोर्ट 102 करोड़ था, वो घटकर लगभग 57 करोड़ रह गया, जस्ट हाफ के बराबर उसका रह गया। तो ये बहुत बड़ा जो था एक
इसकी बहुत बड़ी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम इसे जीत कह सकते हैं, जिसने अंग्रेज सरकार को दिखाया कि अंग्रेज की इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडियंस किस तरीके से चोट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं केवल एक मूवमेंट के द्वारा। तो इसमें पहला क्या था, पहला था कि फॉरेन क्लोथ्स वर बायकॉटेड एंड import of foreign clothes, import of foreign clothes reduced from 102 crore to 57 करोड़, ये इसका असर हुआ। दूसरा, जो मर्चेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिश गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया, तो यहां पर नुकसान हुआ, क्योंकि इसमें सभी इन्वॉल्व थे, मर्चेंट्स भी इन्वॉल्व थे, तो मर्चेंट्स भी अब ब्रिटिश गुड्स में डील नहीं करना चाहते थे, उसमें ट्रेड करना नहीं चाहते थे। इंडियंस स्टूडेंट्स, ब्रिटिश क्लॉथ्स को जब बाइकआउट किया गया तो इंडियंस ने उसकी जगह पर खादी पहनना स्टार्ट किया। महात्मा गांधी जी ने खादी को बहुत प्रमोट किया, क्योंकि खादी हमारी इंडिया के जो कमजोर हो चुके जो उद्योग थे उनको दोबारा से चला सकती थी, तो खादी को काफ़ी प्रमोट किया गया और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनकी जगह पर खादी के यूज़ को प्रमोट किया गया। तो इंडियंस स्टार्टेड बियरिंग खादी, लोगों ने खादी पहननी स्टार्ट कर दी, और जब ये खादी पहननी लोगों ने स्टार्ट कर दी और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करने के बाद में अपने जो देसी स्वदेशी चीजें हैं उनका यूज करना शुरू कर दिया, तो हमारे इंडिया के जो बिजनेस जो उद्योग खत्म हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, वो दोबारा से चलने लगे। तो हमारे इंडियन हैंडलूम्स दोबारा से चलने लगे। वर्क स्टार्ट, तो ये इसके मेन इफेक्ट थे हमारे इंडिया पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और ये सब हुआ, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। तो देखते हैं क्यों कमज़ोर हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला गया, धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। उसके रीजंस क्या थे स्टूडेंट्स? कांग्रेस के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर लोगों ने अपने स्कूल से नाम कटा लिए, अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, लेकिन कोई इसके अल्टरनेट पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट किया गया जहां पर ये लोग अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। तो इनको काफी लॉस हो रहा था, कितने लंबे समय तक वो पढ़ाई छोड़ सकते थे, तो लंबे समय तक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके साथ में जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी है, जिन्होंने अपने स्कूल्स छोड़ दिए हैं, जॉब छोड़ दी है, तो उनके सामने सर्वाइवल की दिक्कत आ गई कि वो अगर लंबे समय तक इसको बाइकआउट करते रहेंगे तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाएंगे। तो लंबे समय तक वो इसको
कैरी आउट नहीं कर सकते थे। तो पहला रीजन ये था कि कांग्रेस ने कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूट खड़ा ही नहीं किया, कोई इसकी जगह पे कोई दूसरा कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह होता तो वो उसमें पढ़ाई पूरी कर सकते थे, तो वो लंबे समय तक इसको बायकॉट नहीं कर सकते थे। या फिर जिन जो लॉयर्स थे जिन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, तो वो लंबे समय तक उसको नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि सर्वाइवल की दिक्कत आ गई थी। तो इसके साथ में जो जब इन लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया और अपने स्वदेशी गुड्स को अपनाया, तो लंबे समय तक उसको भी नहीं चला पाए, उसको लंबे समय तक कैरी आउट नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था कि जो ब्रिटिश गुड्स होती थी, मिल प्रोड्यूस गुड्स होती थी, वो मिल से प्रोड्यूस होती थी तो वो बहुत ही सस्ती होती थी, चीप होती थी, और उनके कंपैरेटिवली जो हमारी स्वदेशी चीजें होती थी वो मैनुअली बनाई जाती थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। तो लोग उसको ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा भी नहीं कर पाए कि वो ब्रिटिश प्रोड्यूस्ड, मिल प्रोड्यूस्ड जो क्लॉथ्स हैं उनको बाइकआउट करते रहे और खादी को पहनते रहे, लंबे समय तक वो ऐसा नहीं कर पाए। तो दोबारा से जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने उन्होंने शुरू कर दिया, जिन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस दोबारा ज्वाइन कर ली। दोबारा से लोगों ने जो खादी पहन रहे थे, मिल्क गुड्स को बाइकआउट किया था, धीरे धीरे उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें गांव की, कि गांव में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा, फैला, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में किस तरीके से मूवमेंट आगे फैला। स्टूडेंट्स देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के चलने से पहले ही देश के डिफरेंट डिफरेंट जो लोग थे उनके साथ में ब्रिटिशर्स की उनके लिए ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। सबको फ्रीडम तो चाहिए था, आज़ादी तो चाहिए थी, लेकिन आज़ादी की जो मतलब थे वो सबके लिए बहुत ही लिमिटेड थे। खास तौर से गांव में सबके लिए बहुत लिमिटेड थे। उनके जो प्रॉब्लम थी वो उन्हीं को निपटना फ्रीडम समझ रहे थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आया तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बाइकआउट तेज हुआ, जो अंग्रेजों को काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में लोगों के जो मतलब थे स्वराज को लेकर वो काफी अलग थे, डिफरेंट थे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं अवध के बारे में। पहले बात करते हैं अवध रीजन के बारे में। तो अवध में एक थे बाबा रामचंद्रन। बाबा रामचंद्रन एक इंडेंटर्ड लेबर रह चुके थे फिजी में। फिजी इंडिया के पास में एक आइलैंड कंट्री है, वहां पे वो रहे थे। इंडेंटर्ड लेबर का मतलब होता है कि लोगों को जब एक कॉन्ट्रैक्ट पर किसी दूसरे कंट्री में काम करने के लिए ले जाया जाता है तो उसको इंडेंटर्ड लेबर कहते हैं। अंग्रेज जब ले जाते थे किसी पर्सन को दूसरी जगह काम करने के लिए तो उन्हें पहले टर्म्स और कंडीशन कुछ और बताई जाती थी कि कुछ और टर्म्स कंडीशंस होंगी, उनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो कैसी होंगी, उनके बारे में बहुत अच्छा बताया जाता था। लेकिन जब वो काम करने वहां पर पहुंचते थे तो वहां पर उनको बिल्कुल डिफरेंट चीजें देखने को मिलती थी। तो वहां पर ये इंडेंटर्ड लेबर रह चुके थे और अवध में कई समय से अंग्रेजों के आने के बाद से वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो तालुकदार हैं, उनके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स चल रहे थे। ठीक है, वहां से लोग काफी परेशान थे उन लोगों से। जो वहां पे जो पीजेंट्स मूवमेंट था, वो पीजेंट्स मूवमेंट्स क्या चाहता था, पीजेंट मूवमेंट्स वहां पर तालुकदार और वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके टॉर्चर से, उनके ब्रुटैलिटी से काफी परेशान हो चुका था। तो वहां पर जो पीजेंट्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे
पीजेंट्स क्या डिमांड कर रहे थे? पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे, नंबर टू रिड्यूस रेवेन्यू, रेवेन्यू रिड्यूस होना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था, तो वो इसमें रिडक्शन चाहते थे। दूसरा, वो चाहते थे टू एबोलिश बेगार, बेगार खत्म हो जाए, वो ये चाहते थे। बेगार का क्या मतलब होता है? बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट। तो पहले क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे और वो लोग जो जो नीची जाति के लोग होते थे, जो ट्राइबल्स लोग होते थे, पीजेंट्स लोग होते थे, उनको अपने घरों में बुलाते थे, उनसे काम कराते थे, उनको पेमेंट नहीं देते थे, तो ये एक बेगार होता था। चूंकि वो लोग पावरफुल होते थे तो ये पीजेंट्स लोग उनके अगेंस्ट कुछ आवाज भी नहीं उठा पाते थे, क्योंकि वो लोग काफी पावरफुल होते थे और इनकी आवाज को वो दबा सकते थे, तो ये उनके अगेंस्ट आवाज भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन धीरे 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 ये जो अनरेस्ट है वो डेवलप होता गया, और अनरेस्ट जब काफी बढ़ता चला गया तो एक रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया, जहां पर पीजेंट्स ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि रेवेन्यू कम हो जाए, रेवेन्यू में कमी की जाए, एबोलिश को खत्म किया जाए, और इसके साथ में वो उन्होंने पूरी तरीके से बायकॉट द जमींदार को उन्होंने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उन लोगों पर अत्याचार के तरीके अपनाते थे, अत्याचार करते थे, तो इनको वो धीरे धीरे अपोज कर रहे थे। तो इसके लिए पीजेंट्स ने एक नाई, धोबी, बंद ऑर्गेनाइज किया। नाई, धोबी, बंद का मतलब ये है कि जो बार्बर्स होते थे, वॉशरमैन होते थे, इनको ये लोग अपने घर में बुलाते थे, उनसे अपना काम करवा लेते थे और उसके बाद उनको पेमेंट नहीं करते थे। तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब कोई ये लोग जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके जो काम है वो नहीं करेंगे, अगर ये लोग पेमेंट देंगे तो काम करेंगे, अदरवाइज लोग काम नहीं करेंगे। तो इसको कहा गया नाई, धोबी, बंद। उसके बाद में कांग्रेस ने इनके मूवमेंट पे ध्यान दिया, कांग्रेस के लीडर्स ने इनके मूवमेंट पे ध्यान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके मूवमेंट पे ध्यान दिया और बाबा रामचंद्रन से मिले। बाबा रामचंद्रन से मिलने के बाद में उन्होंने यहां पर अवध किसान सभा सेटअप की। अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की जून 1920 में अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की, और ये इससे लोग जुड़ते चले गए, जो पीजेंट्स इससे लोग जुड़ते चले गए और ये बहुत तेजी से डेवलप होती गई, बहुत सारे पीजेंट्स इससे जुड़ते चले गए और विद इन अ मंथ इसकी 300 इसकी ब्रांचेस बन गई। इतना ये सक्सेसफुल हुआ कि इसकी जो 1 मंथ में लगभग 300 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस डेवलप हो गई। और जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 में, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ये लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये जो जमींदार थे, तालुकदार थे, इनके घरों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहां पर उन्होंने अनाज को इकट्ठा किया हुआ था, ग्रेन होल्ड्स थे, वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, बाजार को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो कांग्रेस किसी भी तरीके से जो हिंसा है, जो वायलेंस है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि अहिंसा नहीं करनी है, आपको सत्याग्रह का तरीका अपनाना है, आपको मास मूवमेंट का तरीका अपनाना है, आपको जो भी ऑपरेसर है उसके कॉन्शियंस को आपको अपील करना है कि वो सच्चाई को देखे, वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आप वो अपनी गलती को देखे, और जब वो ये फील कर लेगा कि वो गलत है तो बीइंग ह्यूमन वो आपके सामने सरेंडर कर देगा, वो आपसे गलत नहीं कर पाएगा। और इसी
को इसी वजह से जो कांग्रेस जो थी उसने कभी भी इनके इस तरीके को अप्रूव नहीं किया कि आप बाजार को लूटें या जो जमींदार हैं उनके घरों पे अटैक करें या चीजें लूटें। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो कभी इस बात से खुश नहीं थी कि ऐसा किया जाए। और लेकिन ये लोग जो थे, इनकी जो स्वराज को लेकर इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। ये जो है गांधी जी का नाम लेते थे, महात्मा गांधी जी का नाम लेते थे कि महात्मा गांधी का राज आने वाला है, गांधी राज आने वाला है, गांधी जी का रामराज आने वाला है, और गांधी जी की जय बोलते थे, गांधी जी का नाम लेते थे और ये कहते थे कि जब स्वराज आ जाएगा तो जो जमींदार हैं उनसे जमीन छीन ली जाएगी और जिनके पास नहीं उनमें बांट दी जाएगी। तो इसके साथ में ये सारे जो काम करते थे, इन सारे काम को वो स्वराज से जोड़ते थे कि स्वराज का ये मतलब है, जबकि स्वराज का कभी ये मतलब नहीं था। स्वराज का मतलब तो काफी इससे बड़ी चीज है। ये तो उनके केवल कुछ टारगेट्स होते थे, कुछ उनके चीजें होती थी जिनको वो चाहते थे कि उनको यहाँ पर छूट मिल जाए। वो चाहते थे कि रेवेन्यू रिड्यूस हो जाए या बेगार एबोलिश हो जाए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि यही स्वराज है। तो कांग्रेस ने कभी इसको अप्रूव नहीं किया। इसके बाद में एक इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में भी एक इसी से मिलता जुलता एक तरीका था। असम में गुडेन हिल्स में वहां के जो ट्राइबल्स थे वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर चला रहे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर में जो लोग होते हैं वो एक छिपकर बैठ जाते हैं और जब जिस पर अटैक किया जाना होता है, जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनका अचानक अटैक किया जाता है और किया जाता है, तो इसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। तो वहां के जो ट्राइबल्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर वहां पर चला रहे थे और ये भी तरीका बिल्कुल ऐसा ही था कि कांग्रेस इसको भी अप्रूव नहीं कर सकती थी क्योंकि ये भी वायलेंस से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि आप नॉन वायलेंस से, मास मूवमेंट के थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू आप नॉन कॉपरेशन से जुड़े और देश की आजादी का में पार्टिसिपेट करें, उसका हिस्सा बने। तो इसमें जो इसका जो गुरिल्ला वॉरफेयर चला रहे थे और गुरिल्ला वॉरफेयर वो चला रहे थे और अंग्रेजों को वो अटैक करते थे। अंग्रेजों पर क्यों अटैक करते थे? अंग्रेज जब इंडिया में आए, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लॉ बनाए। जब फॉरेस्ट लॉ बनाए तो क्या किया? बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को इनक्लोज किया। फॉरेस्ट लॉ बनाए तो वहां पर जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको आने में रोक लगा दी फॉरेस्ट एरियाज में। तो ट्राइबल्स लोग जो थे वो तो सदियों से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहे हैं, वो अपनी चीजों के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहे हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट लॉ बनाए और फिर वे और अंग्रेजों ने जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट में एंटर करने से रोक देते थे। फॉरेस्ट एरिया इनको एंटर करने से रोक लेते थे और अगर इनको वो एंटर करने देख लेते थे तो उनको पनिश भी करते थे, तो उनको रोक लेते थे। इसके साथ में जो ट्राइबल्स थे वो अपने जानवरों को भी ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते थे, तो उनको ग्रेजिंग कराने की काफी मुश्किल हो गई थी। इसके बाद में जो ट्राइबल्स हैं वो सदियों से मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फायरवुड्स के लिए इस पर डिपेंडेंट रहे हैं।
तो जब उनसे ये सारी चीजें छीनी गई तो वो काफी इससे एग्रेसिव हो गए, वो इससे काफी नाराज हुए। तो प्रिवेंटेड ट्राइबल्स टू कलेक्ट firewood, vegetables, fruits, etc. इनको रोका। तो क्या हुआ, जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने ये देखा कि अंग्रेजों ने उनके जो भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं वो उनसे बिल्कुल छीन लिए। वो फॉरेस्ट पे किसी भी तरीके से डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते थे। अब उन्हें, अब वो क्या करें? तो उन्होंने इसके रेस्पॉन्स में गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे लॉ लगा दिए थे जो जो ट्राइबल्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थे, जिनके बगैर ट्राइबल्स रह ही नहीं सकते थे। वो अगर फॉरेस्ट एरिया में नहीं डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो वो किस तरीके से अपना काम चलाएंगे। तो उसके बाद में जब इनसे बिगाड़ करने को कहा गया, वहां पर रोड्स बनने लगी, रोड्स के लिए इनको फोर्सिबली उस पर काम करने को कहा गया, तो उन्होंने वहां पर रिवोल्ट कर दिया और वहां पर मारपीट कर दी और गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह पर अटैक कर दिए। उसके बाद में वहां पर इनके जो लीडर थे, उन लीडर का नाम था अलोरी सीताराम राजू। ये इनके लीडर थे। ये जो इनके लीडर थे ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। इनको भगवान का अवतार कहा जाता था। ये बहुत फेमस थे, इनको भगवान का अवतार कहा जाता था। और ये कहते थे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं और मुझ पर गोलियों का भी असर नहीं होगा। और इस तरीके से वो ये कहते थे। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने लोगों को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया, लोगों को समझाया कि आप खादी पहनिए, आप जो है वो शराब मत पीजिए, लिकर मत पीजिए, आप नॉन कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टेड एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया। बियर खादी को पहनने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। स्टॉप लिकर ड्रिंकिंग। ये महात्मा गांधी जी से काफी इंप्रेस थे, महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, उनसे इंस्पायर्ड थे और इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। लोगों से कहा कि आप खादी पहनिए, जो इसके साथ में लिकर ड्रिंकिंग को छोड़ दीजिए। लेकिन केवल एक बात पर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की ये पसंद नहीं करते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। ये कहते थे कि वायलेंस की जरूरत है और वायलेंस के साथ ही, वायलेंस करके ही आजादी ली जा सकती है। और इस तरीके से इन्होंने वायलेंस को सपोर्ट किया। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने अहिंसा का जो महात्मा गांधी जी का जो पाथ था उसको इन्होंने नहीं माना, बाकी सारी बातों को इन्होंने माना। तो उसके बाद में इन्होंने जब वहां के लोगों ने पुलिस पर अटैक करने स्टार्ट कर दिए तो पुलिस ने वहां के लोगों को पकड़ा, अलोरी सीताराम राजू को भी पकड़ा और इनको फांसी दे दी गई। तो इसके बाद में ये वहां पर हीरो बन गए। वहां पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ये, जिनको वहां पर काफी माना जाता है। स्टूडेंट्स, इसी की तरह जो आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने भी स्वराज का अलग मतलब निकाला। गोल्डन हिल्स के लोगों ने भी स्वराज का अलग मतलब निकाला और प्लांटेशन के लोगों ने भी स्वराज का अलग मतलब निकाला।
स्टूडेंट्स, आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका भी स्वराज को लेकर एक अलग ही उनकी सोच थी, अलग ही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको प्लांटेशन में ही रहना पड़ता था, वो अपने घर नहीं आ पाते थे। स्टूडेंट्स, वहां पे अंग्रेजों ने एक लॉ पास किया था, एमिग्रेशन एक्ट। 1859 में एमिग्रेशन एक्ट पास किया था। उस एक्ट की वजह से, उस एक्ट के अनुसार लोग अपने घरों में नहीं आ सकते थे, उनको प्लांटेशन में रहकर ही काम करना पड़ता था और अपनी अथॉरिटी के कहने पर ही वो जा सकते थे। अगर उनसे परमिशन मिलेगी तभी वो जा सकते, अदरवाइज वो नहीं जा सकते थे। तो ये लोग स्वराज का मतलब इन्होंने स्वराज का मतलब ये समझा कि जब स्वराज आ जाएगा, जब स्वतंत्र भारत होगा, तब इन लोगों को घर जाने की आज़ादी मिल जाएगी। जब चाहे अपने घर आ सकते हैं, जब चाहेंगे प्लांटेशन में काम करने आ सकते हैं और प्लांटेशन में काम करके अपने घर भी जा सकते हैं। और इसके साथ में इन्हें किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं होगी। तो जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी बढ़ रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने अपने जो एस्पिरेशंस हैं उनसे जोड़ लिया कि यही स्वराज है, और उन्होंने अपनी अथॉरिटीज को मानना बंद कर दिया। अपनी अथॉरिटीज के ना मानने से की वजह से अपनी अथॉरिटीज को ना मानकर ये अपने घरों की ओर चल दिए, और लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाए। उनको रास्ते में पकड़ लिया गया, क्योंकि सब जगह हड़ताल वगैरह चल रही थी रेलवे वगैरह में, तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। इनको पकड़ लिया गया, इनकी पिटाई की गई और दोबारा से इनको प्लांटेशन में, जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने उनको दोबारा प्लांटेशन में ले आए। तो आप यहां पे देखिए कि सबके लिए स्वराज के अलग अलग मतलब थे। अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में गोडम हिल्स में स्वराज के अलग मतलब है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का अलग मतलब है। इसके लिए अवध में स्वराज का अलग मतलब, सबके लिए अलग अलग मतलब थे। उनके जो परेशानियां थी उन्होंने उन्हीं को स्वराज से जोड़ लिया और उन्हीं के सॉल्यूशन को वो स्वराज समझने लगे, जबकि स्वराज का मतलब अलग था। और गांधी जी शुरुआत से ही लोगों को बताना चाहते थे स्वराज का मतलब क्या है। जब तक लोग स्वराज का मतलब नहीं जानेंगे, ठीक तरीके से स्वराज से जुड़ नहीं पाएंगे और देश आजादी के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया। उसके पीछे क्या रीजन था? स्टूडेंट्स, 1922 में फरवरी में सत्याग्रहियों के जुलूस पर गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की जगह पर जो सत्याग्रहियों के जुलूस पर किसी ने उनके साथ कुछ डिस्टर्ब किया उनको, तो उन्होंने गुस्से में आकर जो पुलिस चौकी है उसमें आग लगा दी। उसमें कई पुलिसमैन जलकर मर गए। तो ये इंसिडेंट्स ने महात्मा गांधी जी को काफी परेशान किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किसी तरीके से वायलेंट हो जाए। तो चूंकि ये मूवमेंट काफी वायलेंट हो चुका था, तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस खो चुका है। इसको पहले लोगों को फिर से ट्रेन करना है, उनको सत्याग्रह का मतलब समझाना है, नॉन कॉपरेशन कैसे करना है वो समझाना है। तो उसके बाद में ही ठीक तरीके से इसको रिलॉन्च किया जा सकता है। तो उसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। स्टूडेंट्स, जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, तो उसके बाद में जो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और स्वराज पार्टी के थ्रू वो जो असेंबली इलेक्शंस थे, आने वाले जो इलेक्शंस थे, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इसके साथ ही साथ जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, ये और ज्यादा रेडिकल मास मूवमेंट करना चाहते थे आजादी के लिए।
इसके बाद में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट की वजह से पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से लोगों को काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ा और उस हार्डशिप से का असर हमारे इंडिया पर भी हुआ। हमारे इंडिया के जो जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो कम होने लगा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कम होने की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगे और धीरे धीरे 1920 का जो डिकेड है उस डिकेड के लास्ट में आते आते हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुका था। स्टूडेंट्स, इसके बीच में जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करने के लिए कि उसमें आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इस इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करने के लिए अब ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। जो साइमन कमीशन था वो उसका काम ये था कि वो इंडिया में आए और इंडिया में देखे कि इंडिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन कौन से नए नए चेंजेस हो सकते हैं जो इंडिया में अच्छी गवर्नेंस के लिए होने चाहिए वो किए जाएं। तो वो इंडिया में आया साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसके जो मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे उसमें और वो सभी यूरोपियन थे। तो इसको अपोज किया हमारे इंडियंस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इसको अपोज किया और उसके बाद में जो गो बैक साइमन नाम से स्लोगन गाए गए, स्लोगन लोगों ने दिखाए कि गो बैक साइमन वापस जाइए, साइमन वापस जाओ। और बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन हुए और उन डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, इसी बीच में जो लॉर्ड इरविन थे इंडिया के वायसराय, उन वायसराय ने इंडिया के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने इंडिया के लिए एक ऑफर किया। वो ऑफर था डोमिनियन स्टेटस। क्या होता है डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट। अंग्रेज की गवर्नमेंट रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी, ब्रिटिश रूल रहेगा, लेकिन जो लोकल जो गवर्नेंस है वो इंडियंस को मिल जाएगी। जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अंग्रेज ही रहेंगे, गवर्नर अंग्रेज रहेंगे, वायसराय अंग्रेज रहेंगे और भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो अंग्रेज रहेंगे, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है वो इंडियंस को मिल जाएगी। लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं बताई कि कब तक मिलेगी। तो ये एक ऑफर जो था ये बेकार का ऑफर था। इसको जो हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इसको बेकार बताया कि ये बेकार है और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद में जो अंग्रेज सरकार है उसने कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी ब्रिटेन में, जो इंडिया के जो लीडर्स हैं उनसे मिलकर सजेशन लिए जाएंगे कि जो इंडियन जो गवर्नेंस होनी चाहिए उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए उसके बारे में इंडियंस के जो ली जाएगी। लेकिन ये चीज़ें जो हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसमें दिसंबर 29 में लाहौर सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में ये सेशन हुआ और इस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को पास किया गया और ये डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और जो है उसके बाद में इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश की जाएगी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिले, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि अब कोई और तरीका हम अपनाएं, कोई और तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ महात्मा गांधी को सेटिस्फाई नहीं कर सकी और महात्मा गांधी जी एक और प्रोग्राम चलाना चाहते थे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो हम इस चैप्टर के 3rd वीडियो में कवर करेंगे।
आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके बारे में जो भी क्वेरीज हों आपकी, आप मैसेज करिए, कमेंट करिए स्टूडेंट्स। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।